नमस्ते आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सेवा का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 4 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूएसए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Introduction and location. United States of America is one of the developed nations of the world. United States of America यानी कि USA एक developed nation है दुनिया का। Embracing a total of 50 states, including Alaska, Hawaiian Island and the District of Columbia, this democratic state has been in a position to attain the climax of development. तो लगभग इसमें 50 स्टेट शामिल है, जिसमें अलास्का, हवाईन आइलैंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये सभी को मिलाते हुए ये आज एक डेवलप्ड नेशन बन पाया है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस, इट्स ईस्टर्न पार्ट वाज अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यानी कि अमेरिका को जब कोलंबस ने डिस्कवर किया तब से इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो ब्रिटिश रूल में था। In 1776, as many as 13 such states unitedly declared freedom and combined to form United States of America. और 1776 में 13 स्टेट्स राज्य ने मिलके, मतलब यूनाइटेडली एकजुट होकर मिलके उन लोगों ने फ्रीडम डिक्लेयर किया और साथ ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। लेटर 37 स्टेट्स वेयर इंक्लूडेड अंडर द सुवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएसए, और बाद में जाके 37 स्टेट्स और इसमें शामिल हुए। वाशिंगटन डीसी located in Columbia is the capital of USA and is bounded in the north by Canada, Atlantic Ocean in the east, Mexico and the Gulf of Mexico to the south and the Pacific Ocean to the west. वाशिंगटन डीसी जो कि कोलंबिया में स्थित है, यह यूएसए का कैपिटल है, जो कि एक तरफ से कनाडा, दूसरे तरफ अटलांटिक ओशन और तीसरा तरफ मेक्सिको और चौथा तरफ गल्फ ऑफ मेक्सिको से लेके पैसिफिक ओशन तक इसको घेरा हुआ है। द मेनलैंड ऑफ यूएसए लाइज बिटवीन द लेटीट्यूड 25 डिग्री नॉर्थ टू 43 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन 66 डिग्री वेस्ट एंड 125 डिग्री वेस्ट। यूएसए का जो मेनलैंड है वो 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 43 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 66 डिग्री वेस्ट से लेके 125 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूडनली स्थित है। Therefore the whole of the USA falls within temperate climatic region, जिसके चलते यूएसए जो है टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन में पड़ता है। It covers a total of 96 lakh square kilometer land area, accounting for about 6.37% of the total area of the earth surface. यूएसए का जो लैंड एरिया है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया का 6.37% लैंड है। In respect of size, it ranks fourth among the nations of the world. और अगर साइज का बात करते हैं तो यूएसए जो है वो 4th रैंक में आता है। It is bigger by 3 times of the size of India. इंडिया का जितना भी साइज है उसका 3 गुना बड़ा यूएसए है। On the other hand, in respect of population size, it ranks third. और पॉपुलेशन के आधार पर यूएसए जो है वो तीसरा नंबर पे स्थित है। As per the estimated record of 2007, its total population is 302 million, that is 4.6% of the world's total population. 2007 का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार यूएसए का पॉपुलेशन है 302 मिलियन, जो कि दुनिया का 4.6% टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन साइज ऑफ इंडिया इज मोर देन 3 टाइम्स देन दैट ऑफ यूएसए, और यूएसए का जो पॉपुलेशन है उसका 3 गुना ज़्यादा कहाँ पर है? इंडिया में। इंडोड विद द वास्ट नेशनल resources, attaining top position in respect of socio-economic development, the physical structure, population, scenario and cultural characteristic of USA is noteworthy. नेशनल रिसोर्सेज बहुत है यूएसए में, साथ ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, और इसका जो बाकी फिजिकल स्ट्रक्चर हो या फिर पॉपुलेशन सिनेरियो, साथ ही कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग यूएसए का मैप जो है उसको ट्राई कीजिएगा, मैप अक्सर दिया जाता है एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए। अब देखते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ यूएसए।
Based on the geophysical structure, the whole of USA may be divided into 3 major physiographic division. तो USA का जितना भी लैंड एरिया है उसको 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में भाग किया है. These divisions from east to west are Appalachian Highland, Central Plains and the Rocky Mountains और Cordillera. आप इस मैप को भी ट्राई कीजिएगा जो कि फिजिकल डिवीजन ऑफ यूएसए, आमतौर पर यूएसए का मैप ही दिया जाता है तो उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा. It is interesting to note that based on physiography, the rainfall decreases gradually from east to west. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम लोग को मिला यहाँ पे कि यूएसए में जो है आप जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे रेनफॉल उतना ही कम देखने को मिलेगा. यानी कि ईस्ट साइड में ज़्यादा है रेनफॉल, जबकि वेस्ट साइड में एज कम्पेयर टू ईस्ट साइड ऑफ यूएसए रेनफॉल इज़ वेरी लेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द अपैलेचियन हाईलैंड्स. तो सबसे पहले अपैलेचियन हाईलैंड्स को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे. द हाईलैंड्स of eastern part of USA located parallel to the Atlantic Ocean is known as the Appalachian Highlands. Eastern part of USA में जो हाईलैंड लोकेटेड है उसे हम लोग the Appalachian Highland कहते हैं जो कि अटलांटिक ओशन के बहुत पैरेलल है. Most of the parts of this land surface in true sense is covered by the Appalachian Mountain. और ये जो Appalachian Highland है इसका मैक्सिमम पार्ट Appalachian Mountain ने कवर किया हुआ है. This region extends between the Hudson Valley and the Erie Ontario lakes in the north to the Alabama in the south. ये जो Appalachian Highlands है यह हडसन वैली और एरी ऑन्टेरियो लेक्स नॉर्थ से लेके अलाबामा साउथ तक स्थित है. The physiography of this region is consisted of hills, mountains, plateaus, plain, etc. and hence complex in character. और ये जो अपैलेचियन हाईलैंड्स है यहाँ पे बहुत तरह के आपको फिजिकल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जैसे कि हिल्स शामिल है, माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज, प्लेन्स, और जिसके चलते इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. यानी कि अपैलेचियन हाईलैंड्स जो है यहाँ पे अलग अलग तरह के फिजियोग्राफी आपको देखने को मिलेगा जिसमें शामिल है हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, जिसके चलते इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है. Among these, Allegheny Mountains in the west, Cumberland Plateaus in the southwest, Appalachian Mountain System and the Valley in the east, Blores Mountain in the south and the coastal lowlands in the east are worth mentioning. Appalachian Highland का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी यहाँ पे दिया गया है जैसे कि एलिगेनी माउंटेन जो कि वेस्ट में है, कम्बरलैंड प्लेट्यू जो कि साउथ वेस्ट में है, साथ ही अपैलेचियन माउंटेन सिस्टम जो कि ईस्ट में है और ब्लोरिस माउंटेन जो साउथ में है, कोस्टल लोलैंड्स इन द ईस्ट, ये सारे जो है वो अपैलेचियन हाईलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं. द रीजन रिसीव्स हाईएस्ट एनुअल प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो यहाँ पे हाईएस्ट एनुअल प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन देखने को मिलता है. यानी कि अपैलेचियन जो रीजन है उसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है. दीज माउंटेन रेंजेज ओरिजिनेटेड लॉन्ग बिफोर द रॉकीज, और रॉकीज से बहुत पहले ये माउंटेन रेंज ओरिजिनेट हुआ है. एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ दीज हाईलैंड्स इज नॉट मोर देन 2000 मीटर फ्रॉम सी लेवल, और इसका जो हाइट है, एवरेज हाइट है वो 2000 मीटर से सी लेवल का 2000 मीटर से ज़्यादा हाइट का नहीं है. द रीजन इज ड्रेन बाय मेनी स्मॉल एंड लार्ज रिवर, और इस अपैलेचियन हाईलैंड पे बहुत सारे छोटे और बड़े नदी पाए जाते हैं. एमंग देम ओहियो, टेनेसी, हडसन, अलाबामा आर वर्थ मेंशनिंग. तो इस रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ओहियो, टेनेसी, हडसन, अलाबामा. द फेमस नायगारा फॉल्स नियर एरी लेक इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ अपैलेचियन माउंटेन. और जो आपने सुना ही होगा द नायगारा फॉल्स जो कि एरी लेक के पास में है वो अपैलेचियन माउंटेन का नॉर्दर्न साइड पे स्थित है. द अटलांटिक कोस्टल प्लेन लाइज इन द ईस्ट एंड द साउदर्न साइड ऑफ द अपैलेचियन हाईलैंड्स. और जो अटलांटिक कोस्टल प्लेन है वो ईस्ट और साउदर्न साइड में है अपैलेचियन हाईलैंड के. द कोस्टल प्लेन इज नैरोअर इन द नॉर्थ एंड वाइडर इन द साउथ. और कोस्टल एरिया जो है अपैलेचियन हाईलैंड का वो कैसा है, नॉर्थ में नैरो है, यानी कि नॉर्दर्न साइड में नैरो है, जबकि साउदर्न साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो कोस्टल प्लेन क्या है, बड़ा है, चौड़ा है.
The capital of USA, that is Washington DC, including several metropolitan cities like New York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Atlanta, etc. यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे कि न्यूयॉर्क हुआ, बोस्टन, फिलाडेल्फिया हुआ, बाल्टीमोर, एटलांटा, ये सारे वहाँ के कुछ मेट्रोपॉलिटन cities हुए. The Appalachian region is very rich in mineral resources like coal, petroleum, iron, etc. and many industrial centers have grown based on these resources. Appalachian region में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, स्पेशली मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, आयरन, जिसके चलते यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप हुए हैं. द रोल ऑफ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इन फ्लोरिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स आर नोटवर्थी. यहाँ पे जो डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके चलते यूएसए में बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप हुए हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया पे बहुत सारे डेवलप हुए हैं. किसके चलते? वहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के चलते. दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है द सेंट्रल प्लेन. द वास्ट एंड एक्सटेंसिव प्लेन दैट लाइज बिटवीन द रॉकीज इन द वेस्ट एंड द अपलेचियन हाईलैंड इन द ईस्ट इज नोन एज द सेंट्रल प्लेन. और सेंट्रल प्लेन कहाँ पर स्थित है? रॉकीज का वेस्ट साइड में और अपलेचियन हाईलैंड का ईस्ट साइड में, यानी कि एक साइड में अपलेचियन हाईलैंड और दूसरा साइड में रॉकीज, और बीच में है द सेंट्रल प्लेन. द रीजन एक्सटेंड्स बिटवीन द ग्रेट लेक रीजन इन द नॉर्थ टू द मैक्सिको कोस्ट इन द साउथ. और जो सेंट्रल प्लेन है, ग्रेट लेक रीजन नॉर्थ से लेके मैक्सिको कोस्ट जो कि साउथ में है, वहाँ तक इसका एक्सटेंशन है. द प्लेन एज ए होल इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ द मिसिसिपी मिसौरी बेसिन. और ये सेंट्रल प्लेन जो है वो मिसिसिपी मिसौरी बेसिन का ही एक हिस्सा है. द मास्टर स्ट्रीम मिसिसिपी मिसौरी and their tributaries flowing through this region has developed this region into a vast fertile plain. यहाँ के जो मिसिसिपी मिसौरी है, इसके और इसके ट्रिब्यूटरीज के चलते ही ये जो रीजन है, यानी कि सेंट्रल प्लेन, यहाँ पे भास्ट फर्टाइल प्लेन के रूप में परिवर्तन हुआ है. यानी कि सेंट्रल प्लेन का ज़्यादातर हिस्सा कैसा है? भास्ट है, और वो साथ ही कैसा? फर्टाइल प्लेन है. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ मिसिसिपी एंड मिसौरी अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज के चलते. Therefore, this plain region of USA is very suitable for agricultural purposes. और यहाँ का जमीन कैसा है? फर्टाइल है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा. और फर्टाइल लैंड क्या के लिए सुइटेबल है? एग्रीकल्चर के लिए. तो सेंट्रल प्लेन इज स्पेशली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट फर्टाइल प्लेन. द सेंट्रल प्लेन रीजन इन जनरल में बी डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन. और जो सेंट्रल प्लेन रीजन है, इसको फिर से 4 भागों में भाग किया गया है. तो पहला है द हाईलैंड्स, उसके बाद आता है द ग्रेट लेक रीजन, फिर तीसरा है द मिसिसिपी प्लेन एंड द मैक्सिको कोस्टल लोलैंड्स. तो सेंट्रल प्लेन को 4 भागों में भाग किया है. द फुट हिल लोलैंड ईस्ट ऑफ रॉकीज इज नोन एज हाईलैंड प्लेन. और जो निचला हिस्सा जो कि रॉकीज के ईस्ट साइड में स्थित है, उसे हाईलैंड प्लेन कहा जाता है. On the other hand, the plain region that lies between the highland plain and the Appalachian highland drained by the Mississippi Missouri drainage system is known as the Mississippi plain. और जो प्लेन रीजन है, जो कि हाईलैंड प्लेन और अपालिचियन हाईलैंड के बीच में स्थित है, जिसको मिसिसिपी और मिसौरी ड्रेनेज सिस्टम के चलते बना, उसे मिसिसिपी प्लेन कहते हैं. The average altitude of the plain is not more than 3000 मीटर from the sea level. और इसका जो एवरेज हाइट है वो 300 मीटर से ज़्यादा नहीं है. In the vast and extensive plain, few hillocks are found. और ये जो vast plain है, central plain, यहाँ पे कुछ आपको hillocks भी देखने को मिलेंगे. The areas lying in and around the Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario, formed by glacial deposits is known as the Great Lake region. और जो एरिया सुपीरियर मिशिगन, हारन, एरी, ओंटारियो से बना हुआ, जो कि ग्लेशियल डिपोजिशन के चलते बना, उसे कहते हैं ग्रेट लेक रीजन, जो कि सेंट्रल रीजन में स्थित है. द मैक्सिकन कोस्टल लोलैंड लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्लेन. और चौथा जो रीजन है, जिसे मैक्सिकन कोस्टल लोलैंड कहते हैं, जो कि सेंट्रल प्लेन का साउदर्न पार्ट है. द डेल्टा ऑफ द मिसिसिपी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्लेन. और मिसिसिपी का जितना भी डेल्टा है, उसे भी इसी रीजन में शामिल किया जाता है. द एल्टीट्यूड ऑफ दिस रीजन इज बिलो 200 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. और द मैक्सिकन कोस्टल लोलैंड का जो हाइट है वो लेस देन 200 मीटर फ्रॉम द सी लेवल है.
यानी कि इसका हाइट इतना ज़्यादा नहीं है। फ्रीक्वेंट फ्लड्स रेवेजेस द एरिया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे अक्सर फ्लड देखने को मिलते हैं, जिसके चलते वहाँ पे बहुत सारा नुकसान पहुँचाता है। द इम्पोर्टेंट मेट्रोपोलिस लोकेटेड इन द सेंट्रल प्लेन आर मिनियापोलिस, शिकागो, सेंसस, सेंट लुइस, बिर्मिंघम, न्यू ऑर्लियंस, मियामा, ह्यूस्टन, ये कुछ मेट्रोपोलिस सिटीज है यहाँ के। अब यूएसए का जो तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसे द रॉकी माउंटेन्स और कॉर्डिलेरा कहते हैं। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ हिल्स, माउंटेन प्लेट्यूज, वैलीज, लेक्स एटसेट्रा that lies between the central plains in the east and the Pacific coastal lowland in the west is called Cordillera region। तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो रॉकी माउंटेन रीजन है यहाँ पे आपको हिल्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन रीजन, वैलीज, लेक्स एटसेट्रा, और ये स्थित है सेंट्रल प्लेन ईस्ट में और पैसिफिक कोस्टल लोलैंड इन द वेस्ट के बीच में जितना भी एरिया उसे रॉकी माउंटेन कहते हैं। द रीजन इज अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और एक ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये स्थित है। द स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी ऑफ दिस रीजन दैट हैज़ ग्रोन मेनली सेंटरिंग द रॉकीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो रीजन है थोड़ा स्टडी करने के लिए कॉम्प्लेक्स है। द हाईलैंड्स लोकेटेड टुवर्ड ईस्ट ऑफ द रीजन इन ए नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट इज द रॉकी माउंटेन, और यहाँ पे जो हाईलैंड देखने को मिलेंगे जो कि ईस्ट साइड में है उसे रॉकी माउंटेन कहा जाता है, या फिर रॉकी माउंटेन ईस्ट साइड में स्थित है। द रॉकीज लाइक द हिमालयस आर यंग फोल्डेड माउंटेन, और रॉकी माउंटेन क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है। यंग फोल्डेड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई एक फोल्डेड माउंटेन का नाम लिखने को कहा या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन का नाम लिखने को कहा जाता है तो आप रॉकीज लिख सकते हैं, रॉकी माउंटेन लिख सकते हैं, आता है एग्जाम में अक्सर। Some of the peaks of the Rockies are well above 4,200 मीटर above the sea level, और रॉकीज माउंटेन के कुछ पीक है जो कि सी लेवल से 4,200 मीटर above तक है। The important mountains located west of the Cordillera are Sierra Nevada, Cascade and Coast Range। तो कुछ यहाँ पे पीक्स के नाम बताए गए हैं जो कि क्या है, सायरा नेवाडा, कैस्केड और कोस्ट रेंज। Moreover, there are few plateaus in between the two parallel ranges of Cordillera। तो यहाँ पे कुछ plateaus भी है, जैसे कि among them Columbia Plateau, Great Basin and Colorades are important। तो कुछ plateaus के नाम अगर कहे जाते हैं आपको लिखने के लिए रॉकी माउंटेन्स के, तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि Columbia Plateau, Great Basin and Colorades are very important plateaus of Cordillera region। Several plateaus including the Great Basin region is located in the rain shadow zone of Pacific coastal region। तो यहाँ पे कुछ plateaus के नाम बताए गए, जैसे कि ग्रेट बेसिन जो कि रेन शेडो जोन ऑफ पैसिफिक कोस्टल रीजन का है। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल द एरिया हैज एक्सपीरियंस ड्राउट लाइक सिचुएशन, यहाँ पे रेनफॉल कम होने के चलते ज़्यादातर एरिया में सूखा पड़ जाता है। सेवरल सॉल्ट वाटर लेक्स आर फाउंड हेयर, यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक्स भी पाए जाते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड हेयर इज फेमस सॉल्ट वाटर लेक, तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि बहुत मशहूर है वो यहीं पे स्थित है। ए फ्यू स्मॉल साइज रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द कॉर्डिलेरा, तो कॉर्डिलेरा रीजन में कुछ छोटे साइज के नदियाँ पाए जाते हैं, जिसमें से नाम है एमंग दिस कोलम्बिया, देन स्नेक एंड कोलोराडो फ्लो वेस्टवर्ड एंड मीट देयर पैसिफिक ओशन। तो कोलम्बिया, स्नेक एंड कोलोराडो ये जो कुछ छोटे नदियों के नाम यहाँ पे बताए गए जो कि पैसिफिक ओशन में वेस्ट की ओर बहते हुए पैसिफिक ओशन में मिक्स हो जाते हैं। मिसूरी, आर्कनस, रेड एटसेट्रा हैव मेट विथ मिसिसिपी रिवर एंड फाइनली ड्रेन इनटू द मैक्सिको गल्फ। तो यहाँ पे कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिसूरी, आर्कनस, रेड, ये कुछ नदियाँ हैं जो कि मिसिसिपी रिवर के साथ मिक्स हो जाते हैं और जाके फिर वो मैक्सिको गल्फ के साथ वो ड्रेन हो जाते हैं, यानी कि मिक्सअप हो जाते हैं। रियो ग्रैंड फ्लोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट मेट्स फाइनली विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको। रियो ग्रांड जो है वो साउथ ईस्ट की ओर बहता हुआ वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ मिक्स हो जाता है। There are several fertile valleys in the mountains located west of the Cordillera। यहाँ पे बहुत सारे fertile valleys देखने को मिलते हैं जो कि कॉर्डिलेरा के वेस्ट साइड पे स्थित है। तो देखते हैं कुछ fertile valleys जो कि है among them
फुगेट साउंड, विलामेंट एंड कैलिफोर्निया वैलीज आर इम्पोर्टेंट। ये कुछ कोर्डिलेरा रीजन के कुछ फार्टाइल वैलीज के नाम है, जो कि है फुकेट साउंड, विलामेंट एंड कैलिफोर्निया। ये कुछ इम्पोर्टेंट वैलीज है। वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो एंड द डेथ वैली आर लोकेटेड इन दिस कोर्डिलेरा रीजन। तो वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन कोलोराडो का और डेथ वैली भी कोर्डिलेरा रीजन में स्थित है। द ग्रैंड कैनियन with very steep cliff has a depth of 1213 मीटर और ग्रैंड कैनियन का जो डेप्थ है वो कितना है 1213 मीटर। On the other hand, the Death Valley located south of the Great Basin has an altitude of 85 meter below the sea level और Death Valley जो कि साउथ ऑफ दिस बेसिन यानी कि साउथ ऑफ कोर्डिलेरा रीजन में स्थित है, उसका जो हाइट है सी लेवल से 85 मीटर बिलो है। सभी का हाइट क्या होता है, एबव सी लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे इसका हाइट बताया गया है बिलो सी लेवल, यानी कि ये भी क्या है, गहरा है। द कोर्डिलेरा इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। और कोर्डिलेरा रीजन बहुत रिच है मिनरल रिसोर्स में, और यहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल है कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि, यानी कि एटसेट्रा। द कैलिफोर्निया कोस्टल रीजन इज वेरी सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। और कैलिफोर्निया कोस्टल रीजन जो है वो या एग्रीकल्चर के बहुत सुइटेबल है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर सीजन ओनली। और यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के चलते विंटर सीजन में ही रेनफॉल होता है। सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लास वेगास एटसेट्रा आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ दिस रीजन। और कैलिफोर्निया कोस्टल रीजन के कुछ इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास एक्सेट्रा। आप देखते हैं 4.03 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन 1776 when 13 states joined together to declare independence of the United States of America, it had total population of only 3 million। तो 1776 में जब 13 स्टेट्स ज्वाइन होकर यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर किया, तब इसमें सिर्फ 3 मिलियन लोग ही थे। But after independence, due to migration of people from European countries and merging of another 37 states at different times, in course of time, its population began to rise at a faster rate। लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रीज आके ज्वाइन हुए, फिर 37 कंट्रीज आके ज्वाइन हुए, जिसके चलते क्या हुआ, यहाँ का पॉपुलेशन जो है टाइम भी चेंज होते गया, समय बदलता गया, और यहाँ का पॉपुलेशन का रेट भी बदलता चला गया। At present, with an estimated population of 302 million in 2007, it is the third largest populous country of the world। और 2007 का पॉपुलेशन का सेंसस के अनुसार यूएसए का पॉपुलेशन था 302 मिलियन, जो कि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बना। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है 4.1 पॉपुलेशन ग्रोथ इन द यूएसए। तो ये टेबल आपको पढ़ना जरूरी है। सेंसस ईयर दिया है एक साइड में, दूसरा दिया है पॉपुलेशन साइज इन द राइट साइड। 1776 में यूएसए में सिर्फ 3 मिलियन पॉपुलेशन थे। उसके बाद 1800 में हुआ 5 मिलियन, 1850 में हुआ 23 मिलियन, 1900 में हुआ 76 मिलियन, 1950 में 151 मिलियन, 1970 में 202 मिलियन, 2000 में 281 मिलियन और 2007 में 302 मिलियन। उसके बाद का रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है। Now, as a result of decline in natural growth as well as migration, the growth of population in the country is declining। अब धीरे धीरे से क्या हुआ, नेचुरल ग्रोथ जो है यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कमा, साथ ही माइग्रेशन भी यूएसए में कमा, जिसके चलते पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे यूएसए में कम रहा है। According to the information of 2007, the rate of population growth in United States is only 0.60 as against the world rate of 1.20। तो 2007 का इंफॉर्मेशन के अनुसार यूएसए का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 0.60% है, जबकि दुनिया का ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 1.20 है। और द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 85% आर वाइट क्रिश्चियन। तो यूएसए का जो टोटल पॉपुलेशन है, उसका टोटल पॉपुलेशन का अगर देखते हैं तो उसमें से 85% क्या है, वाइट क्रिश्चियन है। अदर 15% आर कम्पोज्ड बाय ज्यूज, मुस्लिम, हिंदूज एंड ब्लैक पीपल। तो 85% तो क्रिश्चियन है, बाकी जो 15% है उसमें ज्यूज, मुस्लिम, हिंदूज और ब्लैक पीपल भी शामिल है।
Like other areas of the world, the distribution of population in the USA is not uniform due to variation in natural condition, transportation system and developmental process. दूसरा कंट्री का तरह या फिर दुनिया का बाकी हिस्सों की तरह यूएसए में भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न यहाँ पे कुछ अलग है. सभी जगह पे पॉपुलेशन है ऐसा नहीं, सभी जगह पॉपुलेशन इक्वली ग्रो हुआ ऐसा नहीं. जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है. In general, the density of population is high in the Appalachian Highlands and Atlantic Seaboard located in the eastern part of the country. तो आमतौर पर यूएसए का अगर हम लोग बात करते हैं तो अपेलेचियन हाईलैंड्स और अटलांटिक सी बोर्ड की ओर, जो कि ईस्टर्न पार्ट है यूएसए का, वहाँ पे पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है. ऑन द अदर हैंड द पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस एज द सेंट्रल प्लेन एंड कोर्डिलेरा रीजन. और ईस्ट को छोड़ के बाकी एरिया में पॉपुलेशन कम है, जिसमें सेंट्रल प्लेन हुआ, कोर्डिलेरा रीजन हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है या फिर पॉपुलेशन सेटलमेंट जो है वहाँ पे कम है. बट द कोस्टल रीजन ऑफ कैलिफोर्निया इन द वेस्ट इज थिकली पॉपुलेटेड. लेकिन कैलिफोर्निया जो कि वेस्ट में स्थित है वो थिकली पॉपुलेटेड है, जो कि कोस्टल रीजन है. द साउथ एंड ईस्ट ऑफ मिशिगन state, which accounts for only 1/4 of the total area of the country, is inhabited by 2/3 of the total population of the nation. और यहाँ पे बोला गया है कि साउथ और ईस्ट पार्ट जो कि मिशिगन के है उसमें टोटल क्या बोला गया है, 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया का 1/4 हिस्सा है, 4 भाग का 1 भाग, जिसमें से टोटल पॉपुलेशन अगर यूएसए को उसको डिवाइड करते हैं तो 3 भाग अगर इक्वली डिवाइड करते हैं तो 3 भाग में 2 भाग तो वहीं पर ही स्थित है. कहाँ पर? साउथ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ मिशिगन, वहाँ पे लोग ज़्यादा है लेकिन लैंड एरिया कम है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन इज 85% पर स्क्वायर किलोमीटर. और यहाँ का जो साउथ से लेके ईस्ट पार्ट जो है मिशिगन का, वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन का डेंसिटी 85% पर स्क्वायर किलोमीटर है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस मैप में, अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डॉट डॉट है उसको वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है. और लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है, जबकि राइट साइड में ज़्यादा, यानी कि ईस्ट साइड में ज़्यादा है. तो यहाँ पे एक बात बोला गया है, इसको आप देखिएगा, लास्ट लाइन को देखते हैं हम लोग एक बार फिर. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज 85% पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि यहाँ का जो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है कितना, 85% स्क्वायर किलोमीटर. लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल यूएसए का देखते हैं तो उसका कितना होगा, यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है 32% फॉर द यूनाइटेड स्टेट एज होल. यूनाइटेड स्टेट का टोटल अगर डेंसिटी देखते हैं तो सिर्फ 32% पर स्क्वायर किलोमीटर है. लेकिन अगर सिर्फ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए को देखते हैं तो कितना है, 85%. यानी कि ज़्यादातर लोग यूएसए का ईस्ट साइड में सेटल्ड है. द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी एंड रोड आइलैंड located in this region have population density more than 300% पर स्क्वायर किलोमीटर. तो यहाँ पे न्यू जर्सी हुआ, रोड आइलैंड हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ का डेंसिटी और ज़्यादा है. यहाँ पे कितना है, 300% पर स्क्वायर किलोमीटर. इट इज़ टू बी नोटेड दैट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया DC, where the capital of country Washington DC is located, is about 3600%. लेकिन हम लोग अगर कोलंबिया का बात करते हैं तो यहाँ पे 3600% पर स्क्वायर किलोमीटर का डेंसिटी दिखाया गया है. ऑन द अदर हैंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ओनली 15% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन द सेंट्रल प्लेन एंड कोर्डिलेरा रीजन ऑफ द वेस्ट. तो सेंट्रल प्लेन और कोर्डिलेरा रीजन का अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 15% पर स्क्वायर किलोमीटर है डेंसिटी. लेकिन अपलेचियन रीजन में कहीं कहीं पे तो आपको 300% पर स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 3600% पर स्क्वायर किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे शायद डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है तो लोग ज़्यादा उधर ही है. इन द स्टेट ऑफ मोंटाना, नेवाडा, नॉर्थ डाकोटा एंड वायोमिंग लोकेटेड इन दिस रीजन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 5. तो कहीं कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, लेस देन 5 भी है. This region is not suitable for human habitation and economic development because of its rough terrain and scanty rainfall. तो यहाँ पे मोंटाना, नेवाडा
उसके बाद आपका नॉर्थ डाकोटा, वायोमिंग, यहाँ का जो लैंड है वहाँ पे रेनफॉल कम होने के चलते वहाँ का जो लैंड है वो सूटेबल नहीं है, सेटलमेंट के लिए सूटेबल नहीं, या फिर एग्रीकल्चर किसी पर्पज के लिए भी सूटेबल नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे डेंसिटी कितना है, लेस देन 5%. However, some human settlements have grown centering the source of mineral resources in Cordillera region. तो कहीं कहीं पे पॉपुलेशन जो 5% हम लोग को देखने को मिला वो भी स्पेशली रिसोर्स के ऊपर बेस्ड करके ही वहाँ पे सेटलमेंट हुआ है. एग्रीकल्चर के लिए वो लोग वहाँ पे सेटल नहीं हुए, वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज को देखते हुए उन लोगों ने अपना सेटलमेंट वहाँ पे किया. Another important aspect of the distribution of population in the USA is the ratio between rural and urban population. और USA का जो दूसरा important aspect है distribution of population का वो है उसका rural और urban population ratio है. 3/4 of its population is urban because of industrial development of the country. USA का total population को अगर हम लोग 4 भागों में भाग करते हैं तो उसमें से 3 भाग कहाँ पे रहते हैं, 3 भाग रहते हैं अर्बन एरिया में यानी कि टाउन एरिया में, बाकी रहते हैं रूरल एरिया में. न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड इन द ईस्ट हैज़ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 22 मिलियन. न्यूयॉर्क सिटी आपने नाम सुना ही होगा जो कि ईस्ट में है यूएसए का, वहाँ पे 22 मिलियन लोग रहते हैं. लॉस एंजलिस द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री हैज़ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 18 मिलियन और लॉस एंजलिस में 18 मिलियन लोग रहते हैं. इट इज़ लोकेटेड एट द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ द कंट्री और ये कंट्री का एकदम वेस्ट साइड में स्थित है. Thus it is seen that the majority of the population of the country lives in urban areas. और यूएसए का मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं. अब देखते हैं 4.04 इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका occupies the first place in the world in respect of natural resources, agriculture, industrial production and standard of living. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है दुनिया में पहला स्थान पर है. क्या क्या के लिए, नेचुरल रिसोर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है यानी कि रहन सहन का जो तरीका है, इन सभी मामलों में यूएसए जो है दुनिया में नंबर 1 है. द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और यहाँ का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि यूएसए का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट दुनिया में सभी कंट्रियों में से ऊपर है. द पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन इज $38,000 एट प्रेजेंट. और पर कैपिटा इनकम तो आप लोग को पता ही होगा. पर कैपिटा इनकम क्या है, द एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल बोल सकते हैं. तो वहाँ यूएसए का कितना है, $38,000 है एट प्रेजेंट, यानी कि 2007 का अनुसार ही कहा गया, अभी तो और ज़्यादा होगा है. As a result, it has emerged as the largest economic power in the world. इतना ज़्यादा पैसा होने के चलते अभी यूएसए जो है लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड है. द कंट्री वेयर लेस देन 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव. ऐसा कंट्री जहाँ वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन का 5% से भी कम लोग रहते हैं, वहाँ वो लोग 20% से ज़्यादा कोल प्रोडक्शन करते हैं, कॉपर प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही पेट्रोलियम भी प्रोड्यूस होता है. It occupies important places in the world in different agricultural production also. USA का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी एक अच्छा प्लेस है. It is the highest producer of corn, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉर्न कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यूएसए में. कॉटन एंड टोबैको एंड सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड बार्ली, यानी कि कॉर्न, कॉटन और टोबैको सबसे ज़्यादा यूएसए में प्रोड्यूस होता है. और वेट और बार्ली का अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएसए इज़ द सेकंड प्रोड्यूसर, सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉर्न, कॉटन और टोबैको कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यूएसए में. और दूसरे स्थान पे व्हीट और बार्ली के लिए दूसरा स्थान यूएसए का है. इट प्रोड्यूसेस 46% एंड 18% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न एंड व्हीट रेस्पेक्टिवली. तो यानी कि दुनिया में जितना भी कॉर्न प्रोड्यूस होता है उसका 46% अकेला यूएसए में प्रोड्यूस होता है, और दुनिया में जितना भी व्हीट प्रोड्यूस होता है उसका 18% यूएसए से प्रोड्यूस होता है. एज ए रिजल्ट इट कैन एक्सपोर्ट एनफ गुड्स टू डिफरेंट कंट्रीज. तो इतना प्रोडक्शन ज़्यादा होने के चलते यूएसए आसानी से अपना जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है.
The value of exported materials from the USA accounts for more than 10% of the total world export in the international market. तो USA और दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें 10% से ज़्यादा अकेला खुद एक्सपोर्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट में. It is important to note that agriculture account for only 2% of the gross national income of the country, while industry account for 30% and trade, transport and communication account for 68%. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डाटा दिया गया है, इसको याद रखिएगा कि यूएसए का जो टोटल प्रोडक्शन है, यूएसए का जो टोटल आमदनी है सालाना, उसमें नेशनल इनकम, उससे नेशनल इनकम कहा जाता है. और उस नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर से सिर्फ 2% इनकम ही रहता है. यानी कि यूएसए का एनुअल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है, उसमें सिर्फ 2% ही एग्रीकल्चर का योगदान है. 30% योगदान देता है इंडस्ट्री और 68% इनकम होता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से. यानी कि सबसे ज़्यादा देखिए ट्रेड, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से यूएसए का 68% इनकम है. 30% कहाँ से? 30% है इंडस्ट्री से और 2% है एग्रीकल्चर से. यानी कि सबसे कम इनकम यूएसए का कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर से. और सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से 68%. इसको याद रखिएगा. Regarding land use, it is seen that 1/4 of the total land of the country is under permanent agriculture of the total population aged in the age group between 15 to 64 years. 79% are engaged in different economic activities. तो यूएसए का जितना भी टोटल लैंड एरिया, उसमें से अगर हम लोग उसको 4 भाग में भाग करते हैं तो 4 भाग में एक भाग परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए रखा गया है, जहाँ पे 15 से लेके 64 इयर्स के लोग, लगभग 79% वहाँ के लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल है. यानी कि वो लोग बेकार नहीं बैठते, कुछ ना कुछ काम करते हैं. It is interesting to note that of the total economically active population, only 5% are dependent on agriculture. तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही होगा ना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अर्थ होता है किसी भी काम को, यानी कि कोई भी काम जहाँ से हम लोग आमदनी कर सकते हैं. तो उस 79% लोग जो कि 15 से लेके 64 इयर्स तक के हैं यूएसए में, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल है. जान के आप हैरान होंगे कि उस 79% में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे यूएसए में जो कि एग्रीकल्चर करते हैं. बाकी लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल है. इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, industry, trade and services, people of this country are engaged with such economic activities like fishing, animal rearing, mining and lumbering. तो वहाँ पे सिर्फ लोग खेती ही नहीं करते बल्कि फिशिंग करते हैं, एनिमल रेयरिंग का भी वो लोग का बिजनेस है, माइनिंग करते हैं, लंबरिंग करते हैं. द प्रेरी ग्रासलैंड लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कंट्री इज सुइटेबल फॉर एनिमल रेयरिंग. तो प्रेरीज आपने सुना होगा जो कि साउथ ऑफ यूएसए में पाए जाते हैं, और वो घास जो है वो क्या के लिए सुइटेबल आप लोग जानते होंगे, एनिमल रेयरिंग. तो स्पेशली प्रेरी ग्रासलैंड यूएसए में कहाँ पाए जाते हैं? तो साउदर्न पार्ट ऑफ यूएसए, और जहाँ पे प्रेरीज पाए जाएंगे वहाँ पे क्या होगा? एनिमल रेयरिंग भी होगा. The following discussion on regional agricultural system and industrialization gives some idea on the economic development of the country. तो यूएसए का जो एग्रीकल्चर है उसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे. एग्रीकल्चरल बेल्ट को देखते हैं. The important characteristics of agriculture of the USA is its agricultural belt. तो यूएसए का जो एग्रीकल्चर है उसको समझने से पहले आपको एग्रीकल्चरल बेल्ट समझना होगा. On the basis of physiography, climate, soil, etc., the country is divided into several belts from east to west. तो हम लोग ने जैसे पहले स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तो हम लोगों ने पढ़ा कि इंटायर यूएसए में इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं है. ईस्ट से वेस्ट की ओर रेनफॉल क्या है? कम है. तो उसी के आधार पर जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगा वहाँ का सॉइल क्वालिटी अलग होगा, जहाँ पे बारिश कम होगा वहाँ का सॉइल क्वालिटी अलग होता है. तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ का जो लैंड है यूएसए का उसको अलग अलग एग्रीकल्चरल बैंड के नामों पे डिवाइड किया गया है. इन एवरी बेल्ट इम्पोर्टेंस इज पेड ऑन कल्टिवेशन ऑफ ए स्पेशल वेराइटी ऑफ क्रॉप. तो हर एग्रीकल्चरल बेल्ट में अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर उगाए जाते हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लो
एंड हेंस एग्रीकल्चर इज हाईली मैकेनाइज्ड एंड एक्सटेंसिव इन टाइप। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है बहुत कम है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ज़्यादातर लोग जो कि एग्रीकल्चर करते हैं वो लोग मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रकार के मशीन्स वगैरह यूज़ करके एग्रीकल्चर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम है। पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज हाई। और पर कैपिटा इनकम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो बाकी कंट्री से यूएसए में ज़्यादा है। द मेन एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ यूएसए आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द अटलांटिक कोस्ट टुवर्ड वेस्ट अप टू 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो एग्रीकल्चरल बेल्ट का मतलब होता है एग्रीकल्चर करने का एरिया। तो यहाँ पे बोला गया यूएसए का जो एग्रीकल्चर करने का एरिया है वो अटलांटिक कोस्ट से लेके वेस्ट अप टू 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक शामिल है। The whole state may be divided into 9 agricultural belts from south to north। और यूएसए का जितना भी लैंड है उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड फिजियोग्राफी, देन ऑलमोस्ट वी कैन गेट 9 एग्रीकल्चरल बेल्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो फिगर 4.4 में आप एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ यूएसए को देख सकते हैं और इस मैप को ड्राइंग करके प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही एग्रीकल्चरल बेल्ट का नाम भी याद रखना होगा। तो पहला है राइस एंड शुगर कैन बेल्ट। दिस एग्रीकल्चरल बेल्ट इज लोकेटेड ऑन द मैक्सिकन कोस्ट एंड इंक्लूड्स फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी एंड साउदर्न पार्ट ऑफ लुइसियाना स्टेट। तो राइस एंड शुगर कैन बेल्ट जो है मैक्सिकन कोस्ट जो कि फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी एंड साउदर्न पार्ट ऑफ लुइसियाना स्टेट को लेके बना है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस हियर। यहाँ का जो क्लाइमेट है उसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। Like that of tropical climate, temperature and precipitation in this region is high। और सब ट्रॉपिकल रीजन की तरह यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा और बारिश भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। द रीजन इज कम्पोज ऑफ फर्टाइल एलुवियल सोइल। यहाँ का सॉइल जो है फर्टाइल है। राइस एंड व्हीट इज एबंडेंटली ग्रोन हेयर। और राइस और व्हीट यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। grown here and hence the region has been identified as wheat and sugarcane belt। तो यहाँ पे wheat और rice sugarcane ये सारा प्रोड्यूस होता है, इसलिए wheat and sugarcane belt भी इसे कहा जाता है। banana and pineapple are also grown here in large quantity। और banana और pineapple भी यहाँ बहुत सारा खेती होता है। नंबर 2 में है the cotton belt। cotton is grown just north of the wheat and sugarcane belt। sugarcane belt और वेट बेल्ट का नॉर्थ में कवरिंग द साउदर्न पार्ट ऑफ मिसिसिपी वैली, यहाँ पे आपको कॉटन का खेती देखने को मिलेगा। 36 डिग्री नॉर्थ पैरेलल हैज बाउंडेड एंड डेमार्केटेड द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द कॉटन बेल्ट। अबाउट 50% ऑफ द कॉटन ऑफ यूएसए इज ग्रोन इन टेक्सास, मिसिसिपी एंड अरकानसास स्टेट। और यूएसए में जितना कॉटन प्रोड्यूस होता है उसका 50% तो टेक्सास, मिसिसिपी और अरकानसास में होता है। तो कॉटन बेल्ट कहाँ पे है? कॉटन बेल्ट व्हीट बेल्ट और शुगरकेन बेल्ट का जस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है। थर्ड पॉइंट इज विंटर व्हीट एंड टोबैको बेल्ट। थर्ड वन इज विंटर व्हीट एंड टोबैको बेल्ट नॉर्थ ऑफ द कॉटन बेल्ट। फिर कॉटन बेल्ट का जो नॉर्थ में जाएंगे, यानी कि पहले हम लोगों ने पढ़ा राइस एंड शुगरकेन बेल्ट, उसका थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कॉटन बेल्ट, थोड़ा और ऊपर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो फिर मिलेगा विंटर व्हीट एंड टोबैको बेल्ट। North of cotton belt from the Atlantic coast to the Colorado in the west, the belt is known as winter wheat and tobacco belt covering North Carolina, Kentucky, Virginia and Maryland। तो यहाँ पे बोला गया है कि अटलांटिक कोस्ट से लेके कोलोराडो वेस्ट तक, यानी कोलोराडो जो कि वेस्ट में है उतना के बीच में जो एरिया है उसे विंटर व्हीट एंड टोबैको बेल्ट कहा जाता है। इसमें नॉर्थ कैरोलिना, केंटकी, वर्जीनिया और मैरीलैंड भी शामिल है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस बेल्ट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ टोबैको। तो विंटर व्हीट एंड टोबैको बेल्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बहुत सारा टोबैको प्रोड्यूस होता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस बेल्ट कवरिंग नेब्रास्का, कांसास, ईस्ट कोलोराडो, ओक्लाहोमा एंड टेक्सास प्रोड्यूसेस विंटर व्हीट। और वेस्टर्न पार्ट विंटर व्हीट एंड टोबैको बेल्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें कि नेब्रास्का, कांसास, ईस्ट कोलोराडो, ओक्लाहोमा, टेक्सास, ये जो सारे एरियाज है यहाँ पे व्हीट जो कि विंटर व्हीट प्रोड्यूस होता है। यूएसए एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम ऑफ इट्स व्हीट टू द वर्ल्ड मार्केट फ्रॉम दिस रीजन। और यूएसए ज़्यादातर अपना जो व्हीट है इसी एरिया से इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करता है।
चौथा आया मेज बेल्ट। इन द नॉर्थ ऑफ द विंटर व्हीट बेल्ट फ्रॉम मिड ओहियो टू मिड नेब्रास्का मेज इज प्रोड्यूस एबंडेंटली। तो व्हीट बेल्ट से नॉर्थ की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है वहाँ पे मेज बेल्ट। मोस्ट ऑफ द मेज ऑफ यूएसए इज ऑब्टेन फ्रॉम लोवा, इलिनॉइस, इंडियाना, मिनेसोटा, पेनिसिल्वेनिया एंड नेब्रास्का। तो यूएसए का ज़्यादातर मेज प्रोडक्शन यहाँ से होता है। अब बढ़ते हैं पांचवा एग्रीकल्चरल बेल्ट की ओर, स्प्रिंग व्हीट बेल्ट। दिस बेल्ट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द प्रेरीज। तो प्रेरीज कहाँ पे था? आपका यूएसए का साउदर्न साइड में। तो साउदर्न साइड का नॉर्थ में हमें क्या देखने को मिलेगा? स्प्रिंग व्हीट बेल्ट। ड्यू टू सेवियर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर व्हीट इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा होने के कारण विंटर में स्प्रिंग सीजन में व्हीट लगाया जाता है। व्हीट इज ऑफ्टन मेनली फ्रॉम मोंटेजा, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मिनेसोटा। तो व्हीट जो है ज़्यादातर मोंटेजा, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ मिनेसोटा से उगाया जाता है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ व्हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम हियर एंड द एक्सेस इज एक्सपोर्टेड टू अदर डेफिसिट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो व्हीट होता है उसका क्वालिटी बहुत हाई होता है। तो ज़्यादातर व्हीट जो है वो देश में रखा जाता है और जो एक्सेस होता है उसको जिस कंट्री में कम है वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। नंबर 6 में है मिक्स्ड एग्रीकल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। द मिक्स्ड एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ यूएसए इंक्लूड्स द साउथ एंड द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द ग्रेट लेक रीजन एंड कवर्स मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू इंग्लैंड स्टेट। तो मिक्स्ड एग्रीकल्चरल बेल्ट जो है उसमें वो कुछ रीजन है, जैसे कि ग्रेट लेक रीजन हुआ, मिनेसोटा हुआ, पेनिसिल्वेनिया, न्यू इंग्लैंड, ये सारे मिलके मिक्स्ड एग्रीकल्चरल ऑफ नॉर्थ ईस्ट बेल्ट बना है। Besides rye and barley production, animals are also reared in large scale based on the availability of the new grassland. The belt is also known as dairy farming belt. यहाँ पे खेती तो होता ही है, साथ ही यहाँ पे एनिमल रेयरिंग भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रासलैंड है, जिसके चलते इसे डायरी फार्मिंग बेल्ट भी कहा जाता है। यानी कि मिक्स्ड एग्रीकल्चरल बेल्ट को डायरी फार्मिंग बेल्ट भी कहा जाता है। 7th नंबर पे है ड्राई फार्मिंग एंड डायरी बेल्ट। द बेल्ट इज कंसिडर्ड ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्लेन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉर्डिलेरा रीजन। तो ड्राई फार्मिंग एंड डायरी बेल्ट कहाँ पे स्थित है? सेंट्रल प्लेन का वेस्टर्न पार्ट में और कॉर्डिलेरा का ईस्टर्न पार्ट में। रेनफॉल हेयर इज लो। यहाँ पे रेनफॉल लो है, कम है, बट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एंड हैंस ग्रासेस ग्रो। रेनफॉल कम है लेकिन सभी एरिया में बारिश होने के चलते यहाँ पे ग्रासेस जो है अच्छी तरह से ग्रो करता है, यानी कि घास बहुत अच्छा से उगता है। और घास अच्छा होने से क्या होगा आप लोग को पता होगा ही। द कंडीशन इज कॉन्जेनियल फॉर रेयरिंग एनिमल लाइक सीप एंड कैटल। और घास के चलते यहाँ पे एनिमल रेयरिंग, स्पेशली सीप और कैटल रेयरिंग बहुत अच्छा से कर सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ टेक्सास, न्यू मैक्सिको, उथा, कोलोराडो, नेवाडा, वायोमिंग, इडाहो एंड मोंटानो एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस बेल्ट। तो यहाँ पे टेक्सास, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, नेवाडा, ये सारे इसी ड्राई फार्मिंग एंड डायरी बेल्ट में आते हैं। जवार एंड बाजरा आर प्रोड्यूस अंडर ड्राई फार्मिंग मेथड एंड बार्ली एंड मेज आर प्रैक्टिस ऑफन विद इरिगेशन। तो यहाँ पे जवार और बाजरा ड्राई फार्मिंग के मदद से किया जाता है और साथ ही यहाँ पे बार्ली और मेज को उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। मिल्क, बीफ, मीट, ऊल, ये सारे डायरी प्रोडक्ट है जो कि एनिमल को रियर करके, एनिमल को पाल पोस के हमें मिलती है। एट एग्रीकल्चरल बेल्ट है द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चरल बेल्ट। कैलिफोर्निया लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ यूएसए एग्जिबिट्स मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो कैलिफोर्निया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, Therefore, the belt is also called the Mediterranean agricultural belt, और जिसके चलते इसे Mediterranean agricultural belt भी कहा जाता है। Besides wheat and cotton, citrus fruits like oranges, grapes and other fruits like apple etc. are produced in large scale। तो Mediterranean agricultural belt में क्या क्या पाए जाते हैं या फिर क्या क्या उगाए जाते हैं? wheat उगाया जाता है, cotton, उसके बाद में oranges, grapes और apple, ये सारे जो फल है बहुत लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं जो कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नंबर 9 में द मिक्स्ड फार्मिंग बेल्ट ऑफ द
northwest margin. Washington, Idaho and Oregon, located in the northwestern margin of USA, are suitable for cultivation of wheat and maize. तो वाशिंगटन, इडाहो और ओरेगन जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, यूएसए का एकदम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, और ये सभी एरिया व्हीट और मेज कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया है. बेसाइड्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मिल्क एंड मीट. यहाँ पे क्रॉप्स तो प्रोडक्शन होता ही है, साथ ही एनिमल रेयरिंग भी किया जाता है मीट और मिल्क पर्पजेस के लिए. Therefore, this region is also called mixed agricultural belt, और इसके चलते इसे मिक्स्ड एग्रीकल्चरल बेल्ट भी कहा जाता है. यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन तो हो गए, साथ ही एनिमल रेयरिंग भी होता है. अब देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन. हम लोग ने अभी तक देखा एग्रीकल्चरल बेल्ट, आप समझते हैं इंडस्ट्री, यूएसए का जो इंडस्ट्री है उसको. 3 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए में बी आइडेंटिफाइड एज फॉलोज. यूएसए में 3 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है. सबसे पहला है the northeast industrial region. Due to availability of mineral resources like coal, iron, petroleum and well developed transport and communication network, the northeastern part of USA as an industrial region has developed. तो यूएसए का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें कोल, आयरन, पेट्रोलियम, और साथ ही वहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहुत डेवलप है, जिसके चलते वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हो पाए. दिस इज़ नोन एज नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, और इसे नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है. द रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सेंट लुइस साउथ ऑफ लेक सुपीरियर एंड बाल्टीमोर इन द ईस्ट. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है ये कहाँ पे स्थित है? आपका सेंट लुइस साउथ ऑफ लेक सुपीरियर से लेके बाल्टीमोर इन द ईस्ट तक. द रीजन कवर्स about 10% of the total area of USA and gives home to 50% of the total population of USA. तो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे सिर्फ यूएसए का टोटल 10% ही लैंड एरिया है, लेकिन यूएसए के 50% लोग वहीं पे रहते हैं. About 75% of the total industry of USA is concentrated here. और यूएसए के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से 75% इंडस्ट्रीज यहीं पे पाए जाते हैं. 5 इंडस्ट्रीज सेंटर्स आर लोकेटेड विद इन दिस इंडस्ट्रियल रीजन. तो यहाँ पे 5 इंडस्ट्रियल सेंटर भी है इसी इंडस्ट्रियल रीजन में. तो देखते हैं कौन कौन से 5 इंडस्ट्रियल रीजन है. पहला है पिट्सबर्ग व्हीलिंग क्लाइवलैंड इंडस्ट्रियल सेंटर. दिस इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैज ग्रोन बेस्ड ऑन द अपैलेचियन कोल सेंटरिंग पेनिसिल्वेनिया एंड ओहियो. तो ये जो इंडस्ट्रियल सेंटर है ये अपैलेचियन कोल को ध्यान में रखते हुए ये इंडस्ट्रियल रीजन सेटअप हुआ है. हाई क्वालिटी ऑफ कोल इज़ फाउंड हियर. यहाँ का जो कोल का क्वालिटी है बहुत हाई है. वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द बेटर वेराइटी ऑफ आयरन और अवेलेबल इन एंड अराउंड द लेक सुपीरियर रीजन. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटीज़ है, जैसे कि यहाँ का कोयल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यहाँ का बहुत बढ़िया है, और यहाँ का जो आयरन और है वो भी बहुत बेटर क्वालिटी का पाया जाता है. इसके चलते यहाँ पे क्या हुआ, आयरन और स्टील का इंडस्ट्री सेटअप हुआ पिट्सबर्ग में, यंगस्टाउन, व्हीलिंग, क्लाइवलैंड एटसेट्रा में. पिट्सबर्ग हैज ऑल्सो डेवलप्ड इन ग्लास मेकिंग एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. पिट्सबर्ग में मिनरल रिसोर्स तो है, साथ ही यहाँ पे पिट्सबर्ग अपने आप को ग्लास मेकिंग में भी एक बढ़िया स्तर में लेके गया, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे बहुत सारे हैं. Arakon located here is the largest rubber producing industry of the world. और यूएसए के एक जगह है जिसे आराकॉन कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसिंग एरिया है. नंबर बी पे है न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर इंडस्ट्रियल सेंटर. दिस वास्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हैज़ ग्रोन कवरिंग द लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, इंक्लूडिंग मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ न्यू जर्सी एंड पार्ट्स ऑफ पेनिसिल्वेनिया. तो ये जो न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर इंडस्ट्रियल सेंटर जो है यहाँ पे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लेके ये बना है, जिसमें शामिल है न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और न्यू जर्सी के नॉर्दर्न पार्ट और कुछ पेनिसिल्वेनिया के हिस्से. तो सभी को मिलके एक इंडस्ट्रियल सेंटर बना जिसका नाम था न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर इंडस्ट्रियल सेंटर. हियर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, textile industry, tin, petroleum and copper refining industry in Baltimore, textile, electrical appliances, petroleum, sugar and rubber industry in Philadelphia, iron and steel industry,
रेल इंजन इन ईस्ट पेनिसिल्वेनिया, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल गुड्स यूटेंसिल्स मेकिंग इंडस्ट्री इन न्यू जर्सी आर वर्ल्ड फेमस। तो वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से क्या क्या वर्ल्ड फेमस है मैं बता रहा हूँ एक बार फिर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगे आपको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेंगे, टीन, पेट्रोलियम एंड कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज मिलेंगे कहाँ पे, बाल्टीमोर में। फिर दूसरा है टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, पेट्रोलियम, शुगर एंड रबर इंडस्ट्रीज मिलेंगे आपको फिलाडेल्फिया में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, रेल इंजन इन ईस्ट पेनिसिल्वेनिया, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल गुड्स यूटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्री न्यू जर्सी। ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ऑन द अदर हैंड न्यूयॉर्क इज़ फुल ऑफ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटर, और न्यूयॉर्क में अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर आपको देखने को मिलेगा। अब सी नंबर में है साउदर्न न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल सेंटर। एज द रीजन इज डिफिशिएंट इन कोयल एंड अदर मिनरल रिसोर्सेस, it mainly has textile and textile machinery and leather industries based mainly on the hydroelectric power produced here। यहाँ पे कोयल की कमी के चलते यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज मेनली आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलेंगे, टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे, लेदर इंडस्ट्रीज को मिलेगा। इट ऑल्सो हैज़ पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, यहाँ पे पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे जो कि सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट बेस्ड है। रोड आइलैंड्स, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर एंड कनेक्टिकट आर द मेन इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पे कुछ और भी इंडस्ट्रियल सेंटर दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ जो कि लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या फिर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज जो कि साउदर्न न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्री सेंटर में पाए जाते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। नंबर डी को देखते हैं, डेट्रॉइट इंडस्ट्रियल सेंटर। डेट्रॉइट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेट्रॉइट में यहाँ बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं, व्हीकल्स वगैरह। अर्लियर द कैरियस बिल्डिंग इंडस्ट्री फ्लोरिस्ड हियर ड्यू टू ओरिजिनल हार्डवुड फॉरेस्ट ऑफ द एरिया। पहले यहाँ पे लार्ज कैरियस बनाए जाते थे क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट वुड पाए जाते थे। Moreover, iron ore and coal producing areas are also situated within a short distance। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको कोयल इंडस्ट्रीज भी पाए जाते हैं, कोयल प्रोड्यूसिंग एरियाज भी यहाँ पे है, आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज भी है। लैंसिंग, फ्लिन, पोंटियक, जैक्सन आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ आयरन एंड स्टील ऑटोमोबाइल एंड अदर एसोसिएट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे कुछ एरियाज बताए गए हैं जो कि आयरन एंड स्टील और साथ ही ऑटोमोबाइल एंड अदर एसोसिएट इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो स्पेशली डेट्रॉइट इंडस्ट्रियल सेंटर इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको याद रखना होगा। ई में है साउदर्न मिशिगन इंडस्ट्रियल सेंटर। ड्यू टू इजी एक्सेस टू आयरन ओर एंड कोल, मैनी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, रेलवे, लोकोमोटिव्स एंड कार्स, फार्म मशीनरीज and automobile industries have been developed in this region. Moreover, Chicago is the world's largest meat packing center। तो साउदर्न मिशिगन इंडस्ट्रियल सेंटर में यहाँ पे आयरन ओर और कोयल ज़्यादा या फिर आसानी से पाए जाने के चलते यहाँ पे आयरन और स्टील से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है वो पाए जाते हैं। रेलवेज, लोकोमोटिव एंड कार, रेलवेज से रिलेटेड इंडस्ट्री, कार से रिलेटेड इंडस्ट्रीज या फिर बड़े बड़े मशीन बनाने का इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। और साथ ही इस एरिया पे शिकागो, आपने नाम सुना ही होगा, शिकागो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मीट पैकिंग सेंटर है, वो भी इसी इंडस्ट्रियल सेंटर में पड़ता है। नंबर 2 में है साउदर्न इंडस्ट्रियल रीजन। इन द रिसेंट एरियाज द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज। तो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए में ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने बाकी एरिया में भी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कुछ कदम उठाए। As a part of this policy, a large industrial belt from Texas state in the west to the North Carolina state in the Atlantic coast of the east in the southern part of the country has been developed। तो एक ही जगह पे इंडस्ट्रीज ना बना के सरकार ने, यूएसए का सरकार ने ऐसे कुछ पॉलिसी बनाए जिसके चलते अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्री बने, जिसके चलते बहुत जगह पे इंडस्ट्रीज नए बने। At least 20% of the country's total laborers are engaged in these industries। तो यूएसए का ऑलमोस्ट 20% लोग इसी इंडस्ट्रीज में, इसी तरह के इंडस्ट्रीज में जड़ित है। बेस्ड ऑन द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
coal, petroleum, natural gas, iron and other mineral resources, forest resources of the Appalachian and agricultural resources, that is cotton, tobacco, sugarcane, etc. Many industries have been developed in the region. तो hydroelectricity, कोल और पेट्रोलियम, साथ ही नेचुरल गैस, आयरन और बहुत सारे मिनरल रिसोर्स, इन सभी के चलते बहुत सारे इंडस्ट्रीज यूएसए में बने और जिसके चलते जहाँ जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज सेटअप हुए वो एरिया क्या हुआ, डेवलप हुआ. दिस इंडस्ट्रियल रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो वो सारे जो इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट का नया पॉलिसी के चलते इंडस्ट्रीज बना, उन सभी रीजन को अलग अलग नाम दे सकते हैं. टू स्पेशली दो भागों में. ए में है साउथ ईस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर एंड नंबर बी में साउथ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सेंटर. द साउथ वेस्टर्न सेंटर इज फेमस फॉर एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग इंडस्ट्री. तो आपको ध्यान में रखना होगा कि साउथ वेस्टर्न सेंटर यानी कि इंडिया यूएसए के स्पेशली साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे एरोप्लेन यानी कि एयरक्राफ्ट बनाने का इंडस्ट्रीज है. 3 में दिया गया है पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन. द रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ वाशिंगटन, ओरेगन एंड कैलिफोर्निया स्टेट सिचुएटेड इन द कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. तो पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन में है आपका वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, जो कि पैसिफिक ओशन का कोस्टल रीजन में या फिर पैसिफिक ओशन का जो कोस्ट एरिया है वहाँ पे ये सारे स्थित है. दिस इज द कंट्रीज स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर. तो कंट्री का सबसे छोटा इंडस्ट्रियल सेंटर भी पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है और यंगेस्ट भी है, छोटा भी है और न्यू भी है बोल सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो है, छोटा तो है, यंगेस्ट का मतलब वो न्यू रिसेंटली बना हुआ. Nearly 10% of the total labor force work in this industry. तो यूएसए का जितना भी लेबर फोर्स है उसमें से 10% लोग यहाँ पे काम करते हैं इन इंडस्ट्रीज में. लॉस एंजलिस एंड सैन फ्रांसिस्को लोकेटेड इन दिस रीजन आर फेमस इंडस्ट्रियल रीजन. तो लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन में आते हैं, पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन. और दोनों ही लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को ही दुनिया भर में मशहूर है बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल रीजन. यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, एविएशन, पेपर एंड वाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव फ्लोरिश्ड हियर. और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम का मदद से यहाँ पे बहुत सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, साथ ही एविएशन यानी कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, पेपर एंड वाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारे यहाँ पे डेवलप हुए हैं. द फिल्म इंडस्ट्री डेवलप इन कैलिफोर्निया एरियाज ऑफ यूएसए इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड. कैलिफोर्निया में फिल्म इंडस्ट्री है और दुनिया भर में मशहूर है. अब देखते हैं एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. 2, 5, 6, 7, 8 से बी, उसके बाद 8 का एफ, 8 का जे. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पहले आप इन सभी को कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद बाकी को भी पढ़ना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जितना बोला उतना ही पढ़ना है. आपको जितना हो सके ज़्यादा पढ़ना है, बुक को जितना हो सके ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल. तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको खुद ही हर पेज से शॉर्ट क्वेश्चन को बाहर करना होगा, उसी से ही आप मार्क कैरी कर सकते हैं. तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है. मैं आशा करता हूँ आपने कुछ समझा होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला.